एटॉमिक मास। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक मास, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज एटॉमिक मास? वी कैन सिंपली डिफाइन इट, द मास ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन जितना डिफिनेशन सिंपल है उतना ये कॉन्सेप्ट सिंपल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि एटम बहुत ही छोटा है। ठीक है, हम अपने आंखों से उसको नहीं देख सकते। ठीक है, आंखों से तो आप मॉलिक्यूल दिखाई नहीं देता, तो एटम कहां से दिखाई देगा? ठीक है, तो एटम का मास प्रिडिक्ट करना, किसी भी एटम का मास कितना है ये प्रिडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है। ठीक है, और इसलिए साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म बना हुआ था कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाए जिससे कि बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास को हम आसानी से बता सके, रिप्रेजेंट कर सके और कैलकुलेशंस में यूज कर सके। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि साइंटिस्ट ने शुरू में प्रयास किया कि इनके एटॉमिक मास को किसी ऐसे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए जो कि काफी आसान मेथड हो। ठीक है, अच्छा, एटम की मास की जहां तक बात करते हैं तो मास का कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने बताऊं। जैसे मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है? 1.6736 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन, उसकी वैल्यू देखिए 1.9926 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब आप देखिए कि ये सब वैल्यू जो है बहुत कम है, बहुत कम है वैल्यू ये, और इसको याद रख पाना इतना आसान नहीं है क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास याद रख पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए कुछ ऐसा तरीका चाहिए था जिससे कि एटॉमिक मासेस को हम लोग आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें और आसानी से उसको याद भी रख सकें। ठीक है, तो अब इसके लिए 1961 के पहले, 1961 मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 1961 के बाद का कॉन्सेप्ट अलग है, 1961 के पहले का कॉन्सेप्ट अलग है एटॉमिक मासेस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, 1961 के पहले हाइड्रोजन लाइटेस्ट एटम होने की वजह से इसके मास को आर्बिट्रेरली 1 यूनिट सपोज कर लिया गया। ठीक है, arbitrarily the mass of hydrogen atom was assigned to be 1 unit and the mass of other atoms were described in terms of the mass of hydrogen। ठीक है, मतलब जैसे अगर मास ऑफ नाइट्रोजन डिफाइन करना है तो मास ऑफ नाइट्रोजन मान लीजिए, सपोज कर लीजिए x ग्राम है, तो कैसे डिफाइन किया जाता था 1961 से पहले? रिलेटिव एटॉमिक mass of nitrogen is equal to mass of one atom of nitrogen upon mass of one hydrogen atom, one hydrogen। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिट ही सपोज किया गया इसको, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर में 1 आएगा, इसका मतलब जो भी मास होगा उसको उसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाता था। ठीक है, हालांकि ये बहुत अच्छा मेथड नहीं था। ठीक, दूसरी चीज देखिए, रिलेटिव क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम एटॉमिक मास को हाइड्रोजन के मास के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं कि वो हाइड्रोजन एटम से कितना टाइम्स हैवी है। ठीक है, लेकिन ये मेथड काफी अच्छा मेथड नहीं था। उसके दो रीजन थे। पहली बात, हाइड्रोजन का मास यहाँ पर सपोज कर लिया गया 1 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट आप सपोज करेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में 1 यूनिट होगा, तो जो भी मास होगा एटम का वही आपको वैल्यू अल्टीमेटली रिजल्ट में मिलेगा। जैसे कार्बन के एक एटम का मास कितना है? 1.9926 into 10 पावर -23 ग्राम। तो इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पर कोई ऐसा होल नंबर नहीं मिल रहा था, ठीक है, जिससे कि आसानी से हम लोग एटॉमिक मासेस को याद रख सके। ठीक है, 1961 के बाद एटॉमिक मास यूनिट को पहले डिफाइन किया गया। एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का फुल फॉर्म है एटॉमिक मास यूनिट। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया ये समझना जरूरी है। ठीक है, कार्बन जो हमारा एलिमेंट है 14 ग्रुप का पहला एलिमेंट कार्बन, इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। तो कार्बन 12 आइसोटोप को सेलेक्ट किया गया एएमयू को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, क्या सपोज किया गया, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, यानी कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके एक एटम का मास सपोज कर लिया गया 12 AMU होता है, यानी 12 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो 1 AMU कैसे डिफाइन होगा, 1 AMU देखिए यूनिटरी मेथड आप जानते हैं, 12 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। सो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। और यही डिफिनीशन हो गया एटॉमिक मास यूनिट का। क्या डिफाइन कर सकते हैं, 1 AMU is defined as the mass equal to 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, 1 AMU कितना होता है मास, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको डिफिनीशन को याद रखते हैं पर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से डिफिनीशन लिखने में गलती करते रहते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो डिफिनीशन को आप खुद पे खुद अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा मैं वैल्यू भी निकाल दे रहा हूँ 1 AMU का वैल्यू कितना होगा, तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए ये जो वैल्यू है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, इट इज ए डिवाइस टू मेजर एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास को पता करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, और ये एडवांस केमिस्ट्री की एक ब्रांच है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है वो ऐसी टेक्निक है जिससे हम लोग एटम्स के मास को पता कर सकते हैं। ठीक है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर से ये पता किया गया कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 1.9926 into 10⁻23। तो 1/12 इंटू वही वैल्यू लिख देते हैं 1.9926 into 10⁻23 gram, and this value comes to be 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। यही वैल्यू है आपका 1 AMU का। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU? 1 AMU इज इक्वल टू 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। ये वैल्यू याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द मास ऑफ 1 AMU in gram is equal to 1.66056 into 10⁻24 ग्राम। ठीक है,
तो ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया एटॉमिक मास यूनिट के लिए, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट से बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स थे उनके मास को कैसे डिफाइन किया गया, दूसरा चीज जो हमको समझना है, तो वो डिफाइन करने के लिए रिलेटिव कॉन्सेप्ट यूज किया गया, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी इस कॉन्सेप्ट पर बाकी जितने भी एलिमेंट्स के एटम्स थे उनके मास को डिफाइन किया गया, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कैसे डिफाइन किया गया देखा जाए। रिलेटिव एटॉमिक मास RAM, पहले मैं डिफाइन कर दे रहा हूं इसको। इट इज डिफाइंड एज the number of times the atom of element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of कार्बन 12 आइसोटोप। यानी कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के मास का 1/12, यानी ये वैल्यू, इस वैल्यू से हमारा एटम कितना टाइम्स हैवियर है, ठीक है। इसी को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास? तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एक एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन mass of 1/12 of one atom of कार्बन 12, या आप इसको लिख सकते हैं mass of one atom of hydrogen in gram by mass of 1 mu in ग्राम। 1 mu क्या होता है? 1/12 होता है कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12, यानी 1 mu इज इक्वल टू ये इतना वैल्यू आएगा ग्राम में। तो जो भी एटम का हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करने वाले होते हैं उसके मास को लिख देते हैं और 1 mu की वैल्यू से, यानी 1 mu का कितना होगा ग्राम में वैल्यू, उस वैल्यू से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए कितना होगा 1.6736 into 10 to the power -24 ग्राम बाई, ये वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो 1 mu का वैल्यू है ग्राम में, 1.66056 into 10 to the power -24 ग्राम। तो ये वैल्यू आता है 1.0078 AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट एक रिलेटिव नंबर है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। देखिए नीचे भी ग्राम है ऊपर भी ग्राम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये तो एक रिलेटिव वैल्यू है, ठीक है, कि इस वैल्यू के कंपैरिजन में ये वैल्यू कितना टाइम्स है, कितना गुना है उसके, ठीक है। जैसे किसी ने लिखा 10, अब नीचे लिखा गया 2, तो ये 2 से कितना ज्यादा है 5 टाइम्स। तो बस यही चीज हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है इस वैल्यू के कंपैरिजन में, यानी 1 mu से कितना टाइम्स हैवियर है 1.0078 टाइम्स। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं AMU, राउंड अप करेंगे तो 1.008 AMU। अब क्या किया गया है कि एटॉमिक मास यूनिट जो है काफी बड़ा टर्म है, तो इसको हटा के एक नया टर्म बता दिया गया है यूनिफाइड मास 1.008 U। U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। अब आप जरा देखिए इस कॉन्सेप्ट का फायदा क्या है। आपके पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को आप देख सकते हैं इस तरह से लिखा है, एटॉमिक नंबर 1 है,
और एटॉमिक मास 1.008 लिखा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? रिलेटिव एटॉमिक मास को। दिस इज रिलेटिव एटॉमिक मास और इसका यूनिट AMU या फिर U। ठीक है। इसी तरह से नाइट्रोजन को लिखा जाता है 714। अब कुछ वैल्यू होगी डेसिमल में, मैं अप्रॉक्स लिख दे रहा हूं। तो ये 14 क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 14 AMU या फिर 14 U। ऑक्सीजन को कैसे लिखा गया है? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 15.99। तो ये क्या है? ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 15.99 AMU और 15.99 U। ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उसका जब हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं तो जो वैल्यू हम लोग को मिलती है ये काफी आसान है इसके कंपैरिजन में। देखिए हाइड्रोजन का अगर एक्चुअल मास देखें तो 1.6736 × 10⁻24 है और रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है? 1.008। तो ये इससे ज्यादा आसान है रिप्रेजेंट करने में भी और याद रखने में भी। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द नंबर which expresses how many times the atom of the element is heavier than 1 AMU। ठीक है। या आप कह सकते हैं it is the number which expresses how many times the atom of an element is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12। ठीक है। इस तरह से हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये वैल्यू याद रखना जरूरी नहीं है, ये कैलकुलेशन याद रखना जरूरी नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया। बिना समझाए हुए करते तो डायरेक्ट लिख देते तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको क्लेरिफाई किया आपको। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखना है 1 AMU का डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरी चीज 1 AMU का वैल्यू ग्राम में 1.66056 × 10⁻24 ग्राम और रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन और ये फॉर्मूला। ठीक है। चार चीज इस टॉपिक में आपको ध्यान रखना है। 1 AMU डिफिनीशन, 1 AMU का वैल्यू ग्राम में, रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन और रिलेटिव एटॉमिक मास का, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट लिख देंगे तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह आपका एलिमेंट हो जाएगा, ये इसका फॉर्मूला। ठीक है। तो ये चार चीज आपको इस टॉपिक में याद रखना है। ठीक है। जिससे कि आगे के कैलकुलेशंस में भी कभी कंफ्यूजन ना हो कि क्यों हम यहाँ पर ये वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं या फिर कैलकुलेशंस में ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता। जब कॉन्सेप्ट हमको क्लियर होगा तो बार बार एक ही चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लीजिए, खूब अच्छे से पढ़िए उसको। ठीक है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है। तो जब कोई एलिमेंट एक से ज्यादा आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। ठीक है। रिलेटिव एबंडेंस यानी अगर आपके पास कोई सैंपल है कार्बन का तो उसमें 98.89% कार्बन 12 होगा, 1.11% कार्बन 13 और 2 × 10⁻10% कार्बन 14 होगा। ठीक है। तो जहां पर एलिमेंट्स आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास के वैल्यू से एवरेज एटॉमिक मास डिफाइन किया जाता है। ठीक है। तो ये एवरेज मैथमेटिक्स के एवरेज से अलग है। ठीक है। मैथमेटिक्स में अगर तीन चीज या 3 वैल्यू लिखी हुई है उसका एवरेज निकालना होता है तो जनरल तरीका यही है कि तीनों को ऐड कर दीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन को भी ध्यान रखेंगे कि टोटल जो सैंपल होता है उसमें आइसोटोप के डिफरेंट फॉर्म्स कितने % पाए जाते हैं। ठीक है। और उसको कंसीडर करते हुए हम लोग एवरेज निकालते हैं
तो जो एवरेज वैल्यू आपको मिलेगी उनकी मास की उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां पर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, देखिए जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसकी और एटॉमिक मास ए होगी, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 98.89, देखिए परसेंट मींस अपॉन 100 इनटू एटॉमिक मास कितना है 12 प्लस इसके लिए आइए इसका परसेंटेज कितना है 1.11 अपॉन 100 इनटू एटॉमिक मास कितना है 13.00335 प्लस इसका परसेंटेज कितना है 2 इंटू 10 पावर माइनस 10, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन 100 इंटू 14.00317। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने कैलकुलेट किया था 12.00011 U, यही वैल्यू आपको मिलता है। तो ये वैल्यू जो एटम का है कार्बन एटम के लिए ये वैल्यू कहलाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, इसीलिए जनरली जब भी हम लोग कार्बन का मास लिखते हैं तो 13 या 14 नहीं लिखते हैं, कितना लिखते हैं 12, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली क्या है, अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू इज इक्वल टू 12। तो जहां भी हम लोग केमिकल रिएक्शंस में या कैलकुलेशंस में जनरली अगर हम लोग कार्बन के एटॉमिक मास का वैल्यू यूज करते हैं तो कितना होता है 12 होता है। 13 भी तो यूज कर सकते थे, 14 भी यूज कर सकते थे, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 12 है, इसीलिए हम लोग 12 यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग किस तरह से एवरेज एटॉमिक मास में चेंज करते हैं जब एलिमेंट डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास RMM। ठीक है, इसको दो तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। पहला डिफिनेशन है इट इज डिफाइंड एज the number of times one molecule of a substance is heavier than 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। ठीक है, किसी सबस्टेंस का एक मॉलिक्यूल 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 पे एक एटम के मास का 1/12 जो वैल्यू होगा उससे कितना टाइम्स हैवियर है, इसी को हम लोग कहेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हालांकि ये हमें बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास रिलेटिव एटॉमिक मास का जो वैल्यू होता है उसी से हम लोग रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ atomic masses of, यहां पर जो एटॉमिक मासेस हम लोग यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन one molecule of a substance। किसी सबस्टेंस के एक मॉलिक्यूल में
जितने एलिमेंट्स हैं या जितने एटम्स हैं उनके रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सम होता है, नेट रिजल्ट होता है, उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एग्जांपल से समझा जाए। एग्जांपल, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। अब डिटेल में लिख रहा हूं, 2 इंटू RAM ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू RAM ऑफ ऑक्सीजन। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 अप्रोक्सीमेटली 1 होता है प्लस 1 इंटू 16, so it will come 18 यूनिट। तो H2O का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना है, 18 यूनिट, 18 यूनिफाइड मास। इसी तरह से CO2 का देखिए, RMM ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू कार्बन प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन। ये हो जाएगा 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16, यानी 12 प्लस 32, दैट इज 44 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से RMM हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जो रिलेटिव एटॉमिक मास के वैल्यू होते हैं उनको हम लोग ऐड कर देंगे, एक मॉलिक्यूल में जितना एटम होगा, ठीक है, सबके अलग अलग एटॉमिक मासेस के वैल्यूज को जब हम लोग ऐड करते हैं तो जो वैल्यू हम लोग को मिलती है वो कहलाती है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास का यूज कर रहे हैं। अभी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1.6736 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं, 1 यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि RAM रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 1.008 U, अप्रोक्सीमेटली 1 हुआ। यही 1 हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो ध्यान यही देना है कि हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू यूज कर रहे हैं, न कि एक्चुअल मास को। ठीक है ना? तो जितने भी एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल में, सबके रिलेटिव एटॉमिक मास जब जोड़ दिए जाते हैं तो जो वैल्यू मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसी चीज को सोडियम क्लोराइड के लिए डिफाइन करना चाहें, सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें मॉलिक्यूल्स तो पाए नहीं जाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड के लिए रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डिफाइन नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या है? सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, इट कंसिस्ट ऑफ आयंस नॉट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं इसमें। इसलिए जहां आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पर हम लोग उसके फॉर्मूला यूनिट को ही मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसका फॉर्मूला मास डिफाइन किया जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड के लिए आप मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? फॉर्मूला मास। बाकी प्रोसेस वही है। फॉर्मूला मास इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू सोडियम प्लस 1 इंटू Cl। इट विल गिव 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 35.5 एंड इट विल कम 58.5 यूनिट। तो फॉर्मूला मास is similar to relative molecular mass except it is used for ionic compounds, because ionic compounds do not have molecules, rather they have ions as constituent particles। उनमें आयंस पाए जाते हैं जो 3 डायमेंशनल नेटवर्क में अरेंज होते हैं, उनमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो हमारा केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है, उसी का मास हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, वही कहलाता है आपका फॉर्मूला मास। तो केमिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम की वैलेंसी 2 यूनिट है, Cl की वैलेंसी 1 यूनिट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? BaCl2। अब इस BaCl2 जो हमारा फॉर्मूला मिल रहा है, इससे अगर हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे तो वो मास कहलाएगा फॉर्मूला मास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन जनरली जो है इसी फॉर्म में यूज किया जाता है। जनरली जो है न्यूमेरिकल्स करते समय सोडियम क्लोराइड आ गया तो कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम बदल जाता है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला मास। बाकी सेम उसी कॉन्सेप्ट पर उसका भी मास कैलकुलेट किया गया। यहाँ पर सोडियम का हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास यूज किए, Cl का भी रिलेटिव एटॉमिक मास यूज किए, जिससे हम लोग को सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला मास पता चल गया। ठीक है,
तो कॉन्सेप्ट वही है, बस नाम अलग है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, GAM। तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पहले समझेंगे, उसके बाद डिफिनीशन को बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए ग्राम एटम का मतलब होता है 1 मोल, ठीक है। और 1 मोल मतलब कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। यानी सिंपल सा डिफिनेशन है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड GAM, ठीक है। या हम कहें मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 atoms of an element is called GAM, ठीक है। यानी किसी एलिमेंट के इतने सारे एटम्स का जो कलेक्टिव मास होगा, ठीक है, टोटल मास होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। एग्जांपल, मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलेगा, आपको रटना नहीं है वैल्यू। 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है। तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू क्या होगा, एक एटम का मास इतना है, तो इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1.6736 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻1, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 1.6736 इंटू 6.022, 2 6 जा 12, 1 2 6 जा 2 3 जा 6 1 7, 2 7 जा 14, 1 2 6 जा 12, 1 13, 1 ये 3 हो गया। फिर वही चीज हो जाएगा 2 7 4 3 3, फिर 0 हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 जा 36, 3 6 3 जा 18, 3 21, 2 6 7 जा 42 प्लस 2 44, 4 6 6 जा 36 प्लस 4 40 हो गया, 4 10, 2 9 7 4 11, 1 13 1 14, 1 8 7 0 0 1। डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10.078 इंटू 10⁻⁻1। इसको हम लिख सकते हैं 1.0078 ग्राम, ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में था, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट वैल्यू भी आपकी ग्राम में आएगी, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन जो है मैंने क्यों किया है, ठीक है, ये समझाने के लिए कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो 1 मोल का मास होता है, यानी किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स ले लिए जाए, या हम कहें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ले लिया जाए, तो उनका टोटल मास जितना होगा उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात छिपी हुई है। क्या छिपी हुई है, आप हाइड्रोजन को कैसे लिखते थे, 1.0078 U, ये हाइड्रोजन का क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास है। और जब आपने ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट किया, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया,
1.0078 ग्राम, यानी वैल्यू वही आई है, बस यूनिट की जगह पर क्या आया है, ग्राम आया है। ठीक है, तो इसलिए एक डिफिनेशन यहां से बन जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, उस वैल्यू को अगर हम लोग ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वही कहलाएगा ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये सब कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट वही आएगा। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एटॉमिक मास होता है 15.99 होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 16 यूनिट लिखते हैं हम लोग। तो अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो आंसर क्या लिखना है हमको, यही जो 16 है वो 16 हो जाएगा और आगे यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना है। ठीक है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या आंसर होगा, 16 ग्राम। इसी तरह से नाइट्रोजन को लिखा जाता है 714। तो आपसे पूछा जाएगा ग्राम एटॉमिक, पहले आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो आप लिखिएगा 14 यूनिट, यूनिफाइड मास। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या होगा, तो आपको क्या लिखना है, यही 14 लिखना है, लेकिन आगे यूनिट क्या लगाना है, ग्राम। और आपसे पूछा जाए मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो 1 मोल का मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास, यानी आपको क्या लिखना है, 14 ग्राम लिखना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका 2 डिफिनीशन हो गया, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दिया होगा कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। ग्राम एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम्स का जो मास होता है उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास मींस इट इज डिफाइंड as the sum total of gram atomic masses of all the atoms present in the molecule of a substance। ठीक है, यानी किसी सबस्टेंस के एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं सबके ग्राम एटॉमिक मास को अगर जोड़ दिया जाए तो जो वैल्यू मिलेगी उसी को हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये चीज हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecule of a substance is called gram molecular mass। ठीक है, एग्जाम्पल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O is equal to 2 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, 2 into 1 ग्राम प्लस 1 into ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 8 16, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 16 ग्राम, 1 into 16 ग्राम, so you will get 2 plus 16 that is 18 ग्राम। तो 18 ग्राम क्या हुआ, वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हुआ। आपको याद होगा अभी मैंने ग्राम एटॉमिक मास बताया था आपको। ठीक है, उसी के बेसिस पर हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया गया। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखना होता है तो बस यहाँ फर्क ये होता है कि यहाँ पर यू लिखते हैं हम लोग। ठीक है, जब हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो वही चीज ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, CO2 का निकाला जाए कितना होगा, तो 1 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना हो जाएगा 1 into 12
plus 2 into 16 and it will give 12 plus 32 that is ये ग्राम में है, ठीक है, तो टोटल वैल्यू भी आपकी ग्राम में होगी 44 ग्राम। दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे पूछा गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO2, ये नीट का क्वेश्चन था 1 साल का, मास ऑफ 1 मोल ऑफ SO2, ठीक है। 1 मोल SO2 का मास कितना होगा, कुछ नहीं करना है आपको, बस ये सीधे सीधे इसका मास कैलकुलेट करना है, ग्राम एटॉमिक मास को लिख देना है। सल्फर को इस फॉर्म में लिखा जाता है 1632 और ऑक्सीजन को 816। देखिए मैं फटाफट निकाल दूंगा, ये आपके वैल्यूज है। रिलेटिव एटॉमिक मास है, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास है, लेकिन जब हम लोग को ग्राम एटॉमिक मास यूज करना होगा तो वैल्यू वही रहेगी, बस ग्राम लिख देना होगा। तो 1 मोल का पूछ रहा है, यानी सीधे सीधे एक मॉलिक्यूल में जो दिख रहे हैं आपको उनकी ग्राम एटम्स यूज करिए। तो 1 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर प्लस 2 into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया 1 into 32 ग्राम प्लस 2 into 16 ग्राम, कितना हो गया 32 प्लस 32 दैट इज 64 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था। क्वेश्चन ये था मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ SO2, 0.5 मोल्स, तो देखिए 1 मोल का मास 64 ग्राम है, तो हाफ मोल का कितना होगा 32 ग्राम, ये हमारा आंसर होगा। अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आपको पेन कॉपी यूज करने की जरूरत नहीं होगी, आप तो दिमाग में ये कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पर ही बात करने वाले हैं, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझिए।